आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम केमिकल रिएक्शंस का ऑब्जर्वेशन करेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कितना फास्ट है या कितना स्लो है। तो उस तरह से अगर देखें तो हम केमिकल रिएक्शन को 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कौन सी रिएक्शंस है। फास्ट रिएक्शन यानी जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, आप अगर एसिड में बेस ऐड करते हो या बेस में एसिड ऐड करते हो इन प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर, तो जैसे ही एसिड का एक ड्रॉप बेस में गिरता है आपको इनिशियली एक कलर चेंज दिखेगा। तो मतलब न्यूट्रलाइजेशन कैसा है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है या फास्ट रिएक्शन है। ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी बहुत फास्ट रिएक्शंस है। अगर बात करें स्लो रिएक्शन की तो आपको पता है रस्टिंग ऑफ आयरन, इट टेक्स मंथ्स और ईयर्स फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, तो वो स्लो प्रोसेस है। मॉडरेटली स्लो प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जो फास्ट और स्लो के बीच में होगा, जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क, इसको 1 महीना नहीं लगता या तो 1 सेकेंड में नहीं हो जाता, इट टेक्स फ्यू आवर्स, तो 1 दिन लग सकता है, 12 आवर्स लग सकते हैं। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क भी एक मॉडरेटली स्लो रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया है ये बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन है। सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैंने एक रिएक्शन दिया है जहां पे A एंड B रिएक्टेंट है, C एंड D प्रोडक्ट है। तो यहां पे मुझे अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, तो वो मैं कैसे लिख सकता हूं? तो बहुत ही सिंपल है, ए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा इसलिए हम लिखेंगे माइनस, और उसकी कंसंट्रेशन में जो डिक्रीज होगा उसको हम डेल्टा ए से दिखाएंगे। हमने कहा था डिक्रीज और इंक्रीज इन अ कंसंट्रेशन इन अ गिवन टाइम, तो नीचे हम टाइम लिखेंगे। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, इसको कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बट यहां पे जो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट या मोल्स ऑफ प्रोडक्ट होते हैं उसे हमें लिखना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में। कैसे? तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा ई ये 1 मोल के लिए होता है। हमारे पास यहां पे कितने मोल्स है, सो वो हम यहां पे 1/A लिखेंगे। अगर यहां 3 मोल है तो हम लिखेंगे 1/3, अगर 2 मोल है तो लिखेंगे 1/2। उसी तरह रिएक्टेंट बी के लिए हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हैं? तो एवरेज रिएक्शन रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट बी कैन बी रिटन एज -1/B इंटू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। माइनस इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। अगर हम बात करें प्रोडक्ट की तो उसमें हम माइनस नहीं लिखते क्योंकि उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। सो 1/C इंटू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे ये स्मॉल सी जो है वो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सी है। उसी तरह मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डी जो है स्मॉल डी, वो हम लिखेंगे 1/D इंटू हम करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन टाइम टेकन डेल्टा टी। तो 4 अलग अलग फॉर्म में हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में। अब अगर आपको पूछा कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कितना है, मतलब ए को डिसअपियर होने में कितना टाइम लगता है, वो रेट अगर फाइंड करना है तो वो कैसे करेंगे? तो यहां पे गलती करके आते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए आपको ध्यान रखना है ये DA अपॉन DT ये जो टर्म है इसको कहते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस, लेकिन उसमें माइनस साइन रखना है। तो -DA अपॉन DT, सिर्फ इतना जो टर्म है उसको कहते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। उसी तरह रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B क्या होगा? -DB अपॉन DT या डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। ठीक है, तो इस तरह से हमें मिलेगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अगर ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस का रिलेशन रेट ऑफ रिएक्शन से दिखाना है तो आप ऐसा समझो, -डेल्टा A अपॉन डेल्टा T यहां रखा तो A यहां पे मल्टीप्लाई में आएगा, तो एवरेज रेट के साथ A मल्टीप्लाई होगा। इन टर्म्स ऑफ B एवरेज रेट के साथ B मल्टीप्लाई होगा। इन टर्म्स ऑफ C और D, तो ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस नहीं आएगा, उसके लिए आएगा रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन। सो रेट ऑफ फॉर्मेशन हमें लिखना है तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, सिर्फ इतना लिखेंगे, आगे जो कोएफिशिएंट है वो नहीं लिखना है रेट ऑफ फॉर्मेशन में या डिसअपियरेंस में।
तो वो उसका होगा क्या, तो ये C इस तरफ मल्टीप्लाई में आएगा, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू C इंटू एवरेज रेट। इन टर्म्स ऑफ D क्या होगा, D इंटू एवरेज रेट। तो इस तरह से आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन भी मिल सकता है। न्यूमेरिकल्स में आपको ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन ये पूछेंगे, तब ये मेथड आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो वो फैक्टर्स देख लेते हैं, जिसमें पहला फैक्टर है नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब अगर आप रिएक्टेंट ज्यादा लेते हो और एक दूसरे के साथ वो रिएक्ट ज्यादा करते हैं तो रिएक्शन फास्ट होगा, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कम करोगे तो रिएक्शन स्लो होगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑल्सो। नेक्स्ट, टेम्परेचर। अगर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, बट अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन रेट डिक्रीज होगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगा। सो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक ये हमें पता होना चाहिए, तो हम टेम्परेचर का इफेक्ट लिख सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उस पर रिएक्शन होगा, तो उतना फास्ट प्रोडक्ट मिलेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट का तो काम ही ये है कि वो स्पीड इंक्रीज करेगा, तो प्रोडक्ट जो मिलता है वो हमें जल्दी मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। याद रखना, कैटालिस्ट ऐड करने से प्रोडक्ट ज्यादा नहीं मिलेगा, जल्दी मिलेगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा कैटालिस्ट ऐड करने से। एंड देन प्रेशर ऑफ गैस। अब ये डिपेंड करता है कि प्रेशर लगाते हो तो गैसियस सब्सटेंस कौन सी तरफ है। अगर रिएक्टेंट साइड गैस ज्यादा है, प्रोडक्ट साइड गैसियस मॉल कम है, तो प्रेशर लगाने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। अगर प्रोडक्ट साइड गैसियस मॉल ज्यादा है, रिएक्टेंट साइड गैसियस मॉल कम है, तो प्रेशर लगाने से रिएक्शन रेट डिक्रीज होगा, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो ये आपको याद रहना चाहिए, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक है रेट लॉ। ये समझने के लिए मैंने एक रिएक्शन दिया है, A रिएक्ट विथ B टू गिव C एंड D। अगर हम यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू A रेज टू X इंटू B रेज टू Y, ऐसा हम रिएक्शन लिख सकते हैं। बट ये प्रोपोर्शनलिटी कैसे रिमूव करेंगे, तो उसके लिए हम रखेंगे रेट कांस्टेंट K। सो रेट इज इक्वल टू K इंटू A रेज टू X एंड B रेज टू Y हो जाएगा। अब यहाँ पे K है रेट कांस्टेंट, तो आपका क्वेश्चन होगा X एंड Y क्या है। X is the order of reaction in terms of A, Y is the order of reaction in terms of B। याद रखिएगा, X और Y पावर है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के, उसे मोल्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है। रिएक्टेंट के जो कॉफिशिएंट्स लिखे हैं मोल्स, उसके साथ X और Y को कोई रिलेशन नहीं है, वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर आप A का कंसंट्रेशन डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज होगा। रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपने कंसंट्रेशन डबल करने से डबल हो गया तो आप ऐसा लिख सकते हो X इक्वल टू 1 होगा। लेकिन अगर आपने रेट ऑफ रिएक्शन डबल किया और रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन अगर आपने डबल किया और रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गया तो यहां पे स्क्वायर होगा। ऐसा आपको समझ में अब आना चाहिए कि X और Y क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इससे आपको पता चलेगा कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, वो हम आगे देखेंगे डिटेल में। लेकिन अगर आप ये X और Y का एडिशन करते हो, X प्लस Y लिखते हो, तो उसे कहते हैं टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इन टर्म्स ऑफ X, इन टर्म्स ऑफ A एंड B इंडिविजुअल होते हैं X एंड Y, बट दोनों को जब प्लस करेंगे तो मिलेगा टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये जो रेट कांस्टेंट है उसके बारे में अगर डिटेल में देखें तो रेट कांस्टेंट लिखने के लिए फिर से आप देख लो, ये जो इक्वेशन है इसमें मैं A और B का कंसंट्रेशन अगर 1 लिख दूं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो ये टर्म 1 हो जाएगा, तो रेट इक्वल टू K होगा। इफ इन रेट लॉ इफ A इक्वल टू B इक्वल टू 1 ले लिया, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B दोनों 1 ले लिया, तो रेट इक्वल टू K होगा, है ना। यहाँ पे अगर मुझे यूनिट ऑफ K लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, तो उसके लिए आपको फिर से ये इक्वेशन में आना है। K का यूनिट लिखना है तो इसको रिएक्टेंट कहते हैं ना। सो K का यूनिट लिखने के लिए हम रेट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन लिखेंगे, जहां X है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
मैंने ये दोनों को कंबाइन कर दिया, ए बी को मैंने यहाँ पे सिंगल लिख दिया आर, आर मतलब रिएक्टेंट, एक्स मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट जो है उसका यूनिट क्या होगा, रेट क्या था, कंसेंट्रेशन चेंज इन ए गिवन टाइम। तो कंसेंट्रेशन चेंज को मोल पर लीटर में लिखो और इन अ गिवन टाइम मतलब अपॉन सेकंड करेंगे। तो मोल पर लीटर अपॉन सेकंड है, मतलब वहीं पे सेकंड आपने डिवाइड में लिखा, इसको आप लिख सकते हो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। लेकिन रिएक्टेंट तो जो है उसका कंसेंट्रेशन होगा मोल पर लीटर और उस पे पावर कितना होगा, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो। तो अगर इस तरह से आप देखो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास होता है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या nth ऑर्डर, सॉरी। तो इसके लिए आप यूनिट कैसे लिखोगे, तो अगर यहां पे आप जीरो लिखते हो तो ये टर्म कैसा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x इक्वल टू आप जीरो लिखो तो नीचे वाला टर्म 1 होगा, मतलब लिखो ना लिखो चलेगा। तो ऊपर जो है वही डायरेक्ट यूनिट हुआ, देखो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। लेकिन अगर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आप यहां पे लिखोगे 1, तो मोल पर लीटर कट होगा, बचेगा सिर्फ सेकेंड इनवर्स। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट क्या होगा, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, सेकेंड इनवर्स, याद रखो ये। अब है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, मतलब आप यहां पे लिखोगे 2, तो मोल पर लीटर स्क्वायर है और ऊपर है मोल पर लीटर, तो ऊपर मोल पर लीटर नीचे मोल पर लीटर स्क्वायर है, तो टर्म उल्टा हो जाएगा, लीटर पर मोल हो जाएगा। सो लीटर पर मोल ऐसा होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो ऊपर हमारे पास है मोल पर लीटर और नीचे है मोल पर लीटर स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मोल पर लीटर 1 माइनस 2, यहां पे 1 पावर है और नीचे 2 है, तो 1 माइनस 2 होगा, 1 माइनस 2 कितना हो जाता है, -1। अब ये -1 है, मतलब उल्टा कर दो, लीटर ऊपर लिख दो, मोल नीचे लिख दो, तो लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स तो सब में आएगा, क्योंकि ये कंसंट्रेशन में ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है, सो सेकेंड इनवर्स तो सब में होगा। देखो, और अगर हम nth ऑर्डर लिखते हैं तो मैं यहां पे लिख दूंगा n, है ना, और यहां पे तो सेकेंड है सब में, सेकेंड इनवर्स, तो nth ऑर्डर है तो क्या हो जाएगा बोलो, 1 माइनस n, तो वो लिखा है, देखो मैंने यहां पे 1 माइनस n। nth ऑर्डर के लिए हम मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स ये लिखेंगे यूनिट। सो अगर आपको फिफ्थ ऑर्डर का पूछा तो 1 माइनस 5, थर्ड ऑर्डर का पूछा 1 माइनस 3, इस तरह से आप लिख सकते हो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के, रेट कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो उसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर के का वैल्यू ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। देखियो इसको है ना, ऐसे गलती मत करो समझने में कि रिएक्शन रेट बढ़ेगा तो के बढ़ेगा। आपको क्या समझना है, अगर के का वैल्यू बड़ा है तो वो स्पीड में होगा रिएक्शन, जितना के का वैल्यू ज्यादा होगा उतना रिएक्शन ज्यादा जल्दी होगा। अगर के का वैल्यू कम है तो रिएक्शन स्लो होगा। नेक्स्ट, ईच रिएक्शन हैज इट्स पर्टिकुलर के, तो हर एक डिफरेंट रिएक्शन का रेट कांस्टेंट डिफरेंट होता है एट अ गिवन टेम्परेचर, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो टेम्परेचर के साथ भी के का वैल्यू चेंज होगा। सो के चेंजेस विथ टेम्परेचर। एंड द लास्ट वन इज के डज नॉट डिपेंड अपॉन रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन, मतलब आप ये कितना लेते हो, इनिशियल कंसेंट्रेशन आप कितना लेते हो, उससे के को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी रिएक्शन के लिए जो के आपको मिलता है वो कांस्टेंट होगा, लेकिन रिएक्शन चेंज करोगे तो के का वैल्यू चेंज होगा। सो याद रखिए रेट कांस्टेंट क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए उसके यूनिट्स, क्योंकि यहां से एमसीक्यू बनते हैं या फिर कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आपको के का यूनिट दिया होगा, उससे आपको पता कर लेना होगा कि ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। फिर आपको ऐसा नहीं बोलना है इनसफिशिएंट डेटा है, रिएक्शन में लिखा ही नहीं है ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। ये यूनिट से पता चलना चाहिए कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। जैसा मैंने आपको कहा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपको आगे सिखाऊंगा, तो यहाँ पे मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मोलेक्युलरिटी के साथ कंपेयर कराऊंगा, तो इजीली आपको समझ में आएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है और वो मोलेक्युलरिटी से कैसे अलग है। तो किसी भी रिएक्शन के रेट लो इक्वेशन में जो कंसेंट्रेशंस है
उसके जो एक्सपोनेंट्स है उसके सम को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन में आप लिखते हो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू एक्स इंटू बी रेज टू वाई, तो जो एक्सपोनेंट है उसके सम को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन मोलेक्युलरिटी क्या है? देखो, मोलेक्युलरिटी इज नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स विच शुड कोलाइड टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस को एक दूसरे के साथ कोलाइड होना पड़ता है, कॉलिजन जरूरी है, तो उसको कहते हैं हम मोलेक्युलरिटी। मतलब अगर दो एटम्स एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं तो मोलेक्युलरिटी होगा 2। अगर 3 एटम एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं और प्रोडक्ट बनता है तो हम कहेंगे मोलेक्युलरिटी है 3। तो इस तरह से आपको मोलेक्युलरिटी समझ में आना चाहिए कि कितने एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसे कहते हैं मोलेक्युलरिटी। अब अगर आगे देखें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो फ्रैक्शन या जीरो भी हो सकता है और कुछ केसेस में कुछ इंडिविजुअल रिएक्टेंट के लिए वो नेगेटिव भी हो सकता है। अभी आप याद रखो, इट कैन बी फ्रैक्शन और जीरो। मतलब आपको 1.5, 2.5 ऐसे आंसर्स भी मिल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है। लेकिन मोलेक्युलरिटी फ्रैक्शन या जीरो नहीं हो सकता। आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते 2.5 मोलेक्यूल्स कोलाइड हुए या 0 मोलेक्यूल कोलाइड हुए। अब 0 मोलेक्यूल कोलाइड हुए मतलब कुछ हुआ ही नहीं है, तो मोलेक्युलरिटी को तो हम लिखेंगे ही नहीं। सो मोलेक्युलरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शन और कैन नॉट बी जीरो। थर्ड याद रखो चीज की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल टर्म है। मतलब आप कोई रिएक्शन देख के ऐसा नहीं बोल सकते कि ये रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इतना है। आपको जो वो रिएक्शन लिखा है उसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, लैब में वो रिएक्शन को परफॉर्म करना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन में कितना चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन कितना चेंज हुआ, तो आपको एक्सपोनेंट का वैल्यू मिलेगा। तो इस तरह से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लैब में कैलकुलेट करोगे, जबकि मोलेक्युलरिटी थियोरेटिकल है। आप कोई रिएक्शन देखोगे, रिएक्शन में आपने लिखा H2 plus Cl2 gives 2HCl, तो 1 मोल H2 1 मोल Cl2 कोलाइड हुए तो मोलेक्युलरिटी हुआ 2। तो इस तरह से मोलेक्युलरिटी थियोरेटिकल टर्म है, आपको सिर्फ रिएक्शन देख के पता चल जाएगा मोलेक्युलरिटी कितनी है। लास्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन can be explained for complex reaction as well as elementary reaction. So it is applicable to both. Elementary मतलब simple H2 plus Cl2 gives HCl, ये elementary हुआ, और complex reaction जिसमें 4 या 5 different molecules collide होते हैं तो उसको कहते हैं complex reactions, जहां पे 2, 3, 4 ऐसे ज्यादा steps में reaction होता है। तो ऐसे complex reactions का order of reaction हम दे सकते हैं, लेकिन कैसे वो याद रखो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमें लेना है सबसे स्लोएस्ट स्टेप। तो अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 3-4 स्टेप में होती है तो उसका जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, वो स्लोएस्ट स्टेप का जो मोलेक्युलरिटी होगा वही मोलेक्युलरिटी को कहेंगे हम ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। पूरे रिएक्शन का जितना भी पूरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, तो रिएक्शन का जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है उसकी मोलेक्युलरिटी जितना होगा। स्लोएस्ट स्टेप का मोलेक्युलरिटी अगर 2 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूरे रिएक्शन का होगा 2। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। लेकिन अगर बात करें हम मोलेक्युलरिटी की, तो मोलेक्युलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में एप्लीकेबल होगा, क्योंकि 4, 5, 6 ऐसे ज्यादा अलग अलग मॉलिक्यूल्स है तो उसका कॉलिजन कैसे होगा, डिफरेंट स्टेप्स में डिफरेंट कॉलिजन होगा, तो वहां पे मॉलिक्युलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वहां पे ये टर्म एप्लीकेबल नहीं है। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। अब हम देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो सबसे पहले देखते हैं जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन होता है -dr/dt। ये डिफरेंशियल रेट लॉ है। अगर हम इसको रेट लॉ से रिलेट करें तो -dr/dt इज इक्वल टू k इंटू r⁻0। अभी रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन का पावर 0 लिखा है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है, तो r⁻0 ये तो 1 हो जाएगा,
और dt को अगर यहाँ मल्टीप्लाई में लाओ तो k इंटू डी टी। सो डी आर, और ये माइनस साइन को हमने राइट साइड ले लिया, तो डी आर इक्वल टू माइनस के डॉट डी टी। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो डेरिवेशन के बाद ये इक्वेशन मिलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन इनिशियल कंडीशन। इसको आगे सॉल्व करें तो k इक्वल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इन इनिशियल कंडीशन माइनस फाइनल रिएक्टेंट कंसंट्रेशन अपॉन t, ये बनेगा इक्वेशन जो बहुत ही यूजफुल है। अगर आपको रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इनिशियल दिया है, फाइनल दिया है और टाइम पता है तो आप रेट कांस्टेंट फाइंड कर सकते हो। अगर आपको k पता है तो आप टाइम फाइंड कर सकते हो कि कितने टाइम में रिएक्शन होगा। अगर आपको पूछा 50% रिएक्शन कब होगा, 30% रिएक्शन कब होगा, तब आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो। और अगर आप ये इक्वेशन ध्यान से देखो तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा है, जहां पे m का मतलब है माइनस के जो है स्लोप, c का मतलब होता है r नॉट, वो है इंटरसेप्ट, और r है कंसंट्रेशन जिसको y एक्सिस पे लेंगे, t है टाइम जिसको x एक्सिस पे लेंगे। तो ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन जैसा है, इसीलिए हमें देखो यहाँ पे लीनियर लाइन मिलेगा जब ये वैल्यूज को हम ग्राफ में रखेंगे। तो याद रखना है ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है उसके लिए हमें इंटरसेप्ट मिलता है वो है इनिशियल कंसंट्रेशन, स्लोप मिलता है वो है माइनस के। तो इस तरह से आप ग्राफ को भी इंटरप्रेट कर सकते हो। अब आगे देखते हैं, अगर ये रिएक्शन का हाफ लाइफ फाइंड करना है तो हम जो ये फाइनल कंसंट्रेशन है वहां लिखेंगे आर नॉट अपॉन टू, तो 2 नीचे आएगा और के हम नीचे ले लेते हैं और टाइम को लिखते हैं टी हाफ, क्योंकि हाफ रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है उसे कहते हैं हाफ लाइफ। सो हाफ लाइफ कैसे लिखेंगे, आर नॉट अपॉन टू के, कैसे, आर नॉट माइनस आर नॉट बाई टू है तो बचेगा आर नॉट बाई टू, तो आर नॉट अपॉन टू होगा और ये के हम यहाँ पे नीचे लेके आते हैं तो 2k हो गया। सो आर नॉट अपॉन 2k। यहाँ से आपको ये भी पता चलता है कि हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो आप इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हो रिएक्टेंट का, उसकी कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ डिपेंड करता है जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में। तो अभी आपको यहाँ से ये 3 इक्वेशंस याद रखने हैं एमसीक्यूज के लिए और ये ग्राफ याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप डिफरेंशियल रेट इक्वेशन तो ऐसे ही लिखोगे माइनस डी आर अपॉन डी टी, बट रेट लो क्या लिखोगे, के इंटू आर, क्योंकि पावर 1 होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आप यहाँ 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप क्या करोगे, आर को नीचे लेके आओ और डी टी को ऊपर ले जाओ, तो ये इक्वेशन मिला। अगर इसका इंटीग्रेशन करते हो तो आप यहाँ पे एल एन आर लिखोगे, एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, जहां पे इनिशियल कंडीशन लगाओगे तो सी इक्वल टू आप लिखोगे आर नॉट, तो वो इक्वेशन मैंने यहाँ लिखा है, देखो एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट। अब ये इक्वेशन भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा है, देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे m क्या होगा माइनस के, फिर x क्या होगा टाइम, y क्या होगा एल एन आर और c क्या होगा एल एन आर नॉट, मतलब इंटरसेप्ट। तो ये ग्राफ भी यहाँ पे दिखाया है, देखो m मतलब स्लोप माइनस के है, उसके बाद टाइम है x एक्सिस पे, एल एन आर है y एक्सिस पे, एल एन आर नॉट है इंटरसेप्ट। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ से हमने ग्राफ प्लॉट किया है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब नेक्स्ट है k इक्वल टू, ये इक्वेशन को आगे डिराइव करो और ln में से हम उसको log में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 2.303, तो इसलिए हमने लिखा 2.303 और t यहाँ डिवाइड में आएगा तो t डिवाइड में लिख दिया हमने, देन log r नॉट अपॉन r। ये इक्वेशन आप देखो तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस 0 जैसा है, मतलब यहाँ पे भी आपको लीनियर लाइन मिलेगा बट स्लोप इंटरसेप्ट नहीं होगा, क्योंकि इंटरसेप्ट का वैल्यू 0 हो गया, तो लाइन ओरिजिन से स्टार्ट होगा, लाइन ओरिजिन से स्टार्ट होगा और टाइम के साथ वैल्यू इंक्रीज होगा। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, कौन सा स्लोप होगा, तो k 2.303 को डिवाइड में लाओ, t को मल्टीप्लाई करो
तो इस तरह से टाइम वर्सेस अपने ग्राफ प्लॉट किया, log R0 अपॉन R वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट किया और इंटरसेप्ट क्या स्लोप क्या मिला k अपॉन 2.303, k अपॉन 2.303, ये आपका स्लोप हुआ। ये समझ में आना चाहिए। अब नेक्स्ट है t हाफ कैसे मिलेगा। यहाँ पे आपके पास टाइम है, उसको हाफ लिखो, मतलब यहाँ पे जो r है वो लिख दोगे R0/2, R0/2 लिखोगे तो R0 कट होगा, 2 ऊपर आएगा तो हो जाएगा log 2, log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, इसको 0.3010 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आएगा 0.693 और ये के नीचे डिवाइड में लेके आओ। अब यहाँ पे आप देखो तो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन नहीं लिखा है, मतलब हाफ लाइफ रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये याद रहना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन जो है, उसमें हाफ लाइफ रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो ऐसे भी आपको पता चलना चाहिए, अगर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और आपको हाफ लाइफ के वैल्यूज दिए हैं जिसमें ये हाफ लाइफ कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। अगर हाफ लाइफ कंसेंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो होगा जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। अब हम देखते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या होता है? जब कोई रिएक्शन हायर ऑर्डर रिएक्शन जैसा दिखता है लेकिन रियली वो लोअर ऑर्डर रिएक्शन होता है, तब उसमें हम यूज करते हैं वर्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब रियली इसमें 2 कंपोनेंट है और दिखता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसका रीजन है 2 कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में है, एक्सेस में है, तो उसका कंसेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, तो उसके कंसेंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन को कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे? K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। यहां पे हम एग्जाम्पल देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इथाइल इथेनोएट, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे वाटर एक्सेस अमाउंट में होता है, सो वाटर उसमें से बहुत कम यूज होगा हाइड्रोलिसिस में, मतलब इसकी कंसेंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। तो रेट इक्वल टू हम लिखेंगे K इंटू इथाइल इथेनोएट कंसेंट्रेशन, जिसका पावर भी देखो 1 है। तो यहां से ऐसा लगता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्शन देखने से ऐसा लगता है कि वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, लेकिन नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो ये एग्जाम्पल आप याद रखो। अब आगे बात करते हैं मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे यहां पे हमें कंफ्यूजन हुआ कि वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, लेकिन वो था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो कोई भी रिएक्शन जो हमें दिया है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका ऑर्डर क्या है? तो उसके लिए बहुत ही सिंपल यहाँ पे 5 मेथड्स है, जिसमें से पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। ये मेथड में आपको क्या करना है? रिएक्शन करोगे आप, प्रैक्टिकल करोगे, जो भी डेटा मिलता है उसे आप यहाँ पे रखो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन का आप डेटा यहाँ पे फिल करो। अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है, इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन, मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन कंसेंट्रेशन की रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पे अगर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिलता है, मतलब कितना भी कंसेंट्रेशन चाहे बढ़ाओ, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो इसको कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट देखो, अगर रेट ऑफ रिएक्शन रेज टू 1 है, ठीक है, और हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है रेट ऑफ रिएक्शन का, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बट अगर रेट ऑफ रिएक्शन का स्क्वायर करने से हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है, स्ट्रेट लाइन इसमें भी मिलता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन का स्क्वायर करने से हमें रिएक्शन कंसेंट्रेशन का स्क्वायर करने से हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है, तो इसको कहते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। फिर से एक बार देख लो, जो कंसेंट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं करता रेट ऑफ रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। इस तरह से आप ग्राफ से डिटरमाइन कर सकते हो कौन सा ऑर्डर है,
सेकेंड मेथड है हाफ लाइफ मेथड। अभी आप देखो, हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁻n-1। इनिशियल कंसेंट्रेशन टू द पावर n-1 हमने लिखा है नीचे। अब आप यहां जीरोथ ऑर्डर लिखो तो 0-1 ऐसा होगा, तो r ऊपर आ जाएगा। सो हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट्स इनिशियल कंसेंट्रेशन, है ना। द हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट्स इनिशियल कंसेंट्रेशन। कब? जब n इक्वल टू 0 है, मतलब जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ डिपेंड करता है कंसेंट्रेशन पे। अगर बात करें हम फर्स्ट ऑर्डर, तो यहाँ पे 1 लिखो, तो 1-1 0 होगा, तो ये टर्म निकल जाएगा। सो फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट है, हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। और अगर बात करें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पे आप 2 लिखो, तो 2-1 करो, तो क्या आएगा आंसर 1, मतलब ये नीचे रहा 1/r0। 1/r0 है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन है। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन है, तो ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसमें 1/r0 लिखोगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, जीरोथ ऑर्डर में r0 लिखोगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और फर्स्ट ऑर्डर में चाहे कितना भी कंसेंट्रेशन रखो, आपको जो लाइन है वो पैरेलल मिलेगा, मतलब हाफ लाइफ में कोई चेंज नहीं होगा चाहे कितना भी कंसेंट्रेशन चेंज करो। सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसेंट्रेशन व्हेन इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो याद रखो, जीरो ऑर्डर में डिपेंड्स ऑन कंसेंट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट है कंसेंट्रेशन से, और सेकेंड ऑर्डर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसेंट्रेशन से। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा, हाफ लाइफ से पता चलेगा हाफ लाइफ का कंसेंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन है, उससे पता चलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। थर्ड मेथड है इनिशियल रेट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास 2 कंपोनेंट है A एंड B, तो हम किसी एक कंपोनेंट को क्या करेंगे, कांस्टेंट गिन लेंगे, और दूसरे कंपोनेंट का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे। फिर क्या करेंगे, दूसरे कंपोनेंट को कांस्टेंट ले लेंगे और पहले कंपोनेंट का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे, बाद में दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। देन इंटीग्रेटेड रेट मेथड। अब ये बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने डिराइव किए हैं जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए। आप उसमें वैल्यू रखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप वैल्यूज रखो, और अगर आपको k कांस्टेंट मिलता है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा 0। फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस में आप वैल्यूज रखो, और अगर आपको k कांस्टेंट मिला तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो इस तरह इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में आप वैल्यूज रखोगे, तो कौन से इक्वेशन में वैल्यू रखने से k आपको कांस्टेंट मिलता है, वो इक्वेशन अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगा, अगर वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन है तो रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर होगा। और लास्ट मेथड है ऑसवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड। ये इनिशियल रेट मेथड से मिलता जुलता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, आइसोलेशन का मतलब ये है, आपके पास अगर 2 कंपोनेंट है A एंड B, तो आपको क्या करना है, एक कंपोनेंट का कंसेंट्रेशन बहुत इंक्रीज कर दो, देन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन B ओनली, वो इससे इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब क्या करना है, अब दूसरे कंपोनेंट का कंसेंट्रेशन बहुत इंक्रीज कर दो, देन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन A। सो इसके जैसा ही हुआ, लेकिन यहां पे हम क्या करते हैं, एक्सेस में ले लेते हैं किसी एक कंपाउंड को, तो दूसरे कंपाउंड से रेट ऑफ रिएक्शन मिला तो वहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा। उसी तरह बाद में दूसरे कंपोनेंट को हम एक्सेस में लेंगे, कंसेंट्रेशन बहुत इंक्रीज कर देंगे, तो हमें ये जो A कंपोनेंट है उसके रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो मिल जाएगा, फिर दोनों का प्लस करेंगे तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। तो ये 5 मेथड है, याद रखो, एमसीक्यूज में यहां से आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके प्रैक्टिस हम करेंगे। थियोरीज एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास टाइम होगा। अब हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल यहाँ पे मैंने एक रिलेशन लिखा है, देखो कि अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, लेकिन कॉलिजन सिर्फ 16% इंक्रीज होता है,
फिर से एक बार सुनिए, अगर 10% डिग्री हम राइज करते हैं टेम्परेचर तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, लेकिन कॉलिजन सिर्फ 16% इंक्रीज होता है। इसका रीजन क्या है वो आर्हेनियस इक्वेशन से पता चलेगा। तो आर्हेनियस इक्वेशन में आप देखो तो रेट कांस्टेंट k कैसे लिखा है, k इज इक्वल टू a इंटू ई रेज टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहाँ पे k रेट कांस्टेंट है, a आर्हेनियस कांस्टेंट है, फिर एक्सपोनेंट में हमने माइनस ई ए लिखा है। ई ए इज द एक्टिवेशन एनर्जी जो हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए देखेंगे। फिर R है गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर। अब अगर हम इसको आगे नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी होगा, जिसका लॉग लेंगे तो क्या मिलेगा, लॉग के। अब आप बोलोगे सर ln को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो आगे 2.303 आएगा, यहाँ पे भी आगे 2.303 आएगा, फिर मैंने उसको 2.303 से डिवाइड किया है, सो लास्ट में आपको यहाँ पे वो दिखेगा, इसलिए ध्यान रखो। इसको कन्वर्ट किया तो log k इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी ऐसा होगा। जब भी आप ये एक्सपोनेंट का log लेते हो तो जो पावर है वो आगे आ जाएगा, माइनस ई ए अपॉन आर टी लिखा क्योंकि पावर माइनस में था। ओके, अब log k इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, इसको आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये हो गया इंटरसेप्ट, ये हो गया y, तो y एक्सिस पे log k लिखा, फिर x एक्सिस पे 1/t लिखा टेम्परेचर 1/t, और e अपॉन 2.03 r वो हो गया स्लोप, और log a हो गया इंटरसेप्ट। तो ये सारे जो वैल्यूज है हमने ग्राफ में लिखे हैं। तो ग्राफ इंटरप्रेट करना आपको आना चाहिए कि क्यों log a इंटरसेप्ट में लिखा, क्यों ई ए अपॉन 2.303 आर को हमने स्लोप में लिखा है, ये पता चलना चाहिए कि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन जैसा है, इसलिए हमने ये ग्राफ प्लॉट किया। अब अगर हमारे पास दो रेट कांस्टेंट है, दो डिफरेंट टेम्परेचर T1 और T2 के लिए, T1 के लिए K1, T2 के लिए K2, तो हम इस तरह से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर, ये तो कॉमन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे T1 माइनस T2 होना चाहिए, लेकिन मैंने आगे माइनस जो साइन है ना वो हटा दिया, तो माइनस को हटाने के लिए मैंने T2 माइनस T1 कर दिया अपॉन T1 T2। आप बोलोगे log A कहाँ गया, वो तो कट हो जाएगा। एक ही रिएक्शन के डिफरेंट टेम्परेचर के लिए आर्हेनियस कांस्टेंट चेंज नहीं होता, टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट चेंज होता है, लेकिन आर्हेनियस कांस्टेंट चेंज नहीं होता, तो वो कट हो जाएगा जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो। तो ये इक्वेशन याद रखो, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। अब आगे देखते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जहां पे आपको एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है वो समझ लो। अगर दो रिएक्टेंट है A2 और B2, तो A2 के बीच में बॉन्ड होगा इस तरह से, और B2 में एटम्स के बीच में बॉन्ड इस तरह से होगा। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है कि जब रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड टूट रहा है, दोनों रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड टूट रहा है और प्रोडक्ट के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो इसको कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, लेकिन रिएक्टेंट दिखाना भूल गया, दोनों अलग अलग है, एक A2 है एक B2 है। सो A2 के बीच में बॉन्ड टूटेगा, B2 के बीच में बॉन्ड टूटेगा, और AB प्रोडक्ट है देखो, सो नया प्रोडक्ट बनेगा तो वो बॉन्ड भी बनता है। तो रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड टूटेंगे, प्रोडक्ट के बीच में बॉन्ड बनेंगे, जब ये दोनों एक साथ होता है तो उसको कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और इसके लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। कितना, यहां से लेकर यहां तक का, ये जो एनर्जी है इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रिएक्शन, उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। फिर एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? तो एक्टिवेशन एनर्जी एडिशनल एनर्जी है जो किसी भी रिएक्टेंट के पास होना चाहिए
जिससे उसका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी जितना हो जाए। कैसे? ये जो एनर्जी है, ये इतना एनर्जी रिएक्टेंट एनर्जी है, उसमें हमें एडिशनल कितना एनर्जी ऐड करना पड़ा? इतना एनर्जी एडिशनल ऐड करना पड़ा। तो रिएक्टेंट एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी से मिलेगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। रिएक्टेंट एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी से मिलेगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुआ? एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एनी रिएक्टेंट टू मेक थ्रेशोल्ड एनर्जी, टू कंपीट थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी किसी सब्सटेंस को नहीं मिलेगा तो वो कभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। सो अगर कभी पूछा एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्टेंट एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी में सबसे बड़ा कौन है, तो अभी आपको पता चलना चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी सबसे बड़ा है। एक्टिवेशन एनर्जी तो इतना ही है, रिएक्टेंट एनर्जी इतना है, लेकिन थ्रेशोल्ड एनर्जी इतना है, तो वो सबसे बड़ा है। और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसने इतना एनर्जी रिलीज किया, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ग्राफ देख के वो भी समझ में आना चाहिए कि ये एनर्जी प्रोडक्ट का कम हो गया रिएक्टेंट की कंपेयर में, तो इतना एनर्जी रिलीज हुआ, डेल्टा एच नेगेटिव होगा, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। अगर ये प्रोडक्ट ऊपर रहता तो उतना एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया है, डेल्टा एच पॉजिटिव मिलता, मतलब वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये आपको ग्राफ से समझ में आना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं इसके बाद कि एक्टिवेशन एनर्जी कैसे रिलेट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। देखिए, जितना कम होगा किसी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी, उतना फास्ट होगा रिएक्शन। जो रिएक्शन है वो इतना फास्ट होगा अगर उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है, क्योंकि उसको वो इंटरमीडिएट बनाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इजीली इंटरमीडिएट बन जाएगा और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। सो याद रखिए, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रिएक्शन फास्ट होगा। सेकंड, जितना बड़ा होगा एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी जितना बड़ा होगा, के का वैल्यू उतना ही छोटा होगा, तो टेम्परेचर का इफेक्ट उस पे उतना ही बड़ा होगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो के का वैल्यू छोटा होगा, लेकिन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर उस पे ज्यादा होगा। और आगे देखते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन के लिए। कोई भी अगर आपको रिएक्शन दिया है तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट होता है, लेकिन आप देखो तो टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता वो, बट कैटालिस्ट से वो चेंज होगा। हमने कहा किसी भी रिएक्शन के लिए ये कांस्टेंट है, लेकिन कैटालिस्ट ऐड करने से ये एक्टिवेशन एनर्जी हम चेंज कर सकते हैं। मैंने ग्राफ में यहाँ पे दिखाया है, देखो ये एनर्जी का ग्राफ है, वाई एक्सिस पे एनर्जी है और एक्स एक्सिस पे मैंने रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिखा, और रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, बीच में बना इंटरमीडिएट। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट कैटालिस्ट और ये एक्टिवेशन एनर्जी है विथ कैटालिस्ट। सो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में इतना एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया तो रिएक्शन फास्ट होगा। इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया, उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। याद रखना, प्रोडक्ट अमाउंट इंक्रीज नहीं होगा, डेल्टा एच में भी कोई चेंज नहीं होगा। आपको ये याद रखना है कि बस सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होता है। तो इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी भी याद रखो। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर से कोई चेंज नहीं होता एक्टिवेशन एनर्जी में, सिर्फ कैटालिस्ट से चेंज होता है। तो आप एक बार देख लो ये सारे टॉपिक्स एमसीक्यूज के लिए, ये आपको याद रहने चाहिए। तो अब हम देखते हैं लास्ट थियोरी ऑफ द चैप्टर, कॉलिजन थियोरी। ये थियोरी में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हम एज अ हार्ड स्फीयर गिन लेते हैं, और ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में जब कॉलिजन होगा तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, जिसके लिए कुछ टर्म्स है जो हमें समझने होंगे, जिसमें पहला है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसको हम ZAB से लिखते हैं। तो A एंड B ये दो मॉलिक्यूल है, और सपोज इसके बीच में कॉलिजन होता है तो यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट टाइम में कितना कॉलिजन होता है उसको कहता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ कॉलिजन्स बिटवीन रिएक्टेंट पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। और सेकेंड है फ्रूटफुल कॉलिजन और इफेक्टिव कॉलिजन।
देखो मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन तो हो गया, लेकिन वो कॉलिजन होने के बाद क्या वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए? तो अगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए तो उसको हम कहते हैं फ्रूटफुल कॉलिजन। ऐसा कब होगा? तो जब कॉलिजन होता है किसी मॉलिक्यूल्स के बीच में तो उसमें मिनिमम एनर्जी होना चाहिए। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है मिनिमम एनर्जी होना चाहिए वो मॉलिक्यूल्स में, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। और दूसरा है प्रॉपर ओरिएंटेशन से वो एक दूसरे के साथ टकराने चाहिए। सो कॉलिजन शुड बी विथ मिनिमम एनर्जी and with proper orientation, then only it will convert into product। तो उसको हम कहेंगे fruitful collision, अगर वो प्रोडक्ट देगा तो। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। SN2 रिएक्शन आपको पता होगा, जिसमें इस तरह से CH3 और यहाँ पे OH होता है। सो अगर OH, ये Cl है, अगर OH यहाँ से पीछे से ऐसे अटैक करेगा तो Cl रिलीज हो जाएगा और हाइड्रोजन 3 इस तरफ लिख देंगे और OH यहाँ कार्बन के साथ अटैच हो गया। ऐसा तभी हो पाया जब OH यहाँ से आया और इसके साथ रिएक्ट किया। अगर सामने से आता तो क्लोरीन के साथ रिपल्सन होता, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाता। तो ये SN2 रिएक्शन है जो हम हेलो एल्केन चैप्टर में देखेंगे। सो आपको यहाँ समझ में आना चाहिए कि ये OH माइनस और CH3Cl ये जब एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं तो उसमें एक मिनिमम एनर्जी होना चाहिए। ऐसे स्लोली आएंगे और टच करेंगे तो नहीं होगा प्रोडक्ट, उसमें मिनिमम एनर्जी होना चाहिए जब कॉलिजन करते हैं, और प्रॉपर ओरिएंटेशन से एक दूसरे के साथ कोलाइड होने चाहिए, तब प्रोडक्ट बनेगा और तब वो कॉलिजन को हम कहते हैं फ्रूटफुल कॉलिजन। अब आगे देखते हैं कि ये कॉलिजन जब होगा तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिसाइड होता है। तो उसके लिए हमें पहला एक पता होना चाहिए कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, जो है ये ZAB, और दूसरी चीज है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन, मतलब जितने मॉलिक्यूल कोलाइड होते हैं उसमें से कितने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाते हैं, उसको हम F से लिखते हैं। तो ZAB इंटू F मतलब कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इंटू फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन हमने लिखा, जहां पे F का मतलब होता है एक्सपोनेंट ऑफ माइनस EA अपॉन RT, जो हमने आर्हेनियस कांस्टेंट में देखा था उसके जैसा ही है। आर्हेनियस इक्वेशन हमने ऐसा लिखा था K इक्वल टू A इंटू माइनस EA अपॉन RT। तो यहाँ पे K की जगह पे हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा और आर्हेनियस कांस्टेंट की जगह हमने कॉलिजन फ्रीक्वेंसी लिखा, बस इतना ही डिफरेंस है। अब कितना कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में, उसके लिए हमें एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर ऐड करना पड़ेगा। तो इसको हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं या स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो OH यहाँ से आ पाया। अगर यहाँ पे मेरे पास बल्की ग्रुप होते CH3 और OH यहाँ से आता तो ये प्रोडक्ट नहीं मिलता। अगर ये बल्कियर ग्रुप होते तो इस तरह से प्रोडक्ट नहीं मिलता, तो हमें यहाँ पे SN1 रिएक्शन करना पड़ता। तो तब हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर को भी इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, जो पहले था उसमें P मल्टीप्लाई कर दो। सो P इज अ प्रोबेबिलिटी फैक्टर इंटू ZAB इंटू E रेज टू माइनस EA अपॉन RT। ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। सो कॉलिजन थियोरी बहुत सिंपल है, इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड होते हैं तो इंटरमीडिएट बनेगा, वहां पे मिनिमम एनर्जी के साथ कोलाइड होने चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड होने चाहिए, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और तब उसको हम इफेक्टिव या फ्रूटफुल कॉलिजन कहते हैं। तो अब कुछ MCQ की प्रैक्टिस करते हैं जिससे ये टॉपिक्स क्लियर हो जाए। सो देखते हैं पहला MCQ, इफ डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A इंक्रीजेस द रेट 4 टाइम्स, मतलब अगर हम A का कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। एंड ट्रिपलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम्स। यहाँ पे आपको क्लियरली पता चलना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है A पे। आपने A2 लिखा तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। अगर आपने A3 लिखा तो रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम्स इंक्रीज हो गया। मतलब यहाँ पे आप स्क्वायर करोगे तो ही ऐसा होगा। सो यहाँ पे आप कर दो स्क्वायर, तो आपके सामने ही तो आंसर है
कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ए। बहुत ही सिंपली दिख जाएगा, देखो डबल करने से 4 टाइम हुआ मतलब स्क्वायर है, ट्रिपल करने से 9 टाइम इंक्रीज हो गया मतलब स्क्वायर है। सो 2 बार कंफर्मेशन आपको मिल गया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ए। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एप्लीकेशन है। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 0.2 टू 0.1। अब इसके लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन पहले पता होना चाहिए। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, उसके लिए हम ऐसा लिखते हैं dr अपॉन डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0.2 से 0.1 हुआ तो आप लिखोगे 0.2 माइनस 0.1 और 10 मिनट में ये हुआ है तो नीचे आप लिखोगे 10। अब क्योंकि बाहर माइनस है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे और माइनस माइनस फिर प्लस होगा। सो 0.1 डिवाइड बाई 10, आंसर क्या होगा, ये सब्ट्रैक्शन करो 0.1 डिवाइड बाई 10 तो 0.01। अब आपके पास 0.01 यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 3 जगह पे है, एक में नहीं है, तो क्या तीनों टिक करोगे? तो उसके लिए पीछे यूनिट देखो, इसमें मोलारिटी है, इसमें मोल पर डेसीमीटर क्यूब मतलब यही हुआ मोलारिटी, और इसमें है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर मिनट, और इसमें मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आप टिक क्या करोगे? तो याद रखो कंसंट्रेशन है ऊपर, कंसंट्रेशन होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और टाइम 10 मिनट में लिखा है ना, ये मिनट में टाइम लिखा हमने, तो नीचे आया मिनट। सो ओवरऑल ये क्या हो गया, मोल डेसीमीटर नीचे है तो इनवर्स और मिनट नीचे है तो वो भी इनवर्स। सो मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स, मिनट इनवर्स। तो ऐसा एमसीक्यू का ऑप्शन कहाँ पे है, ये रहा, देखो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 0.01 मोल डेसीमीटर इनवर्स क्यूब मिनट इनवर्स। तो ये ऑप्शन आपको टिक करना है। मतलब डिवीजन बहुत ही सिंपल था, लेकिन ये यूनिट्स में कंफ्यूजन आपको हो ना जाए, ये ध्यान रखना है। अभी नेक्स्ट, द रेट डबल्स एवरी 10 सेकेंड। मतलब अगर आप टेम्परेचर T1 से T2 में चेंज करते हो 10 डिग्री सेल्सियस तो रेट डबल हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, जो भी होगा उसका डबल। फिर इफ टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 50 डिग्री, मतलब आपने 10 से डायरेक्ट 50 कर दिया, मतलब 5 टाइम्स इंक्रीज किया, तो 2 टाइम्स इंक्रीज को आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आएगा, 32। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर 10 से 50 किया 5 टाइम इंक्रीज, तो 2 से 5 टाइम इंक्रीज, 2 5 are 10। ध्यान रखो ऐसा नहीं होगा, रेज टू 5 होगा। 5 टाइम इंक्रीज है वो रेज टू 5 होगा, तो 2 रेज टू 5 32 होगा। ऐसे भी नहीं समझ में आता तो ऐसे ध्यान दो, 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करोगे तो कितना डिफरेंस आएगा बोलो, 10 डिग्री करोगे तो 2 टाइम, फिर 10 से 20 करोगे तो 2 का डबल कितना हो जाएगा, 4। 20 से वापस 10 डिग्री इंक्रीज करो तो 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8। फिर 30 से वापस 10 ऐड करो 40, तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 16। और 40 में फिर से 10 ऐड करो तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 32। हर एक 10 डिग्री के इंक्रीज में डबल होता है ऐसा लिखा है, जो है उसका डबल। सो 2 है तो उसका डबल हो जाएगा 4, फिर 10 डिग्री इंक्रीज करो तो उसका डबल होगा 8, फिर 10 डिग्री इंक्रीज करो तो 16 और फिर 32। अगर आपको डायरेक्टली ये नहीं समझ में आता है तो अच्छा, अगर 10 डिग्री से हमने 90 डिग्री कर दिया, मतलब 10 डिग्री राइज करेंगे तो डबल होता है, 90 डिग्री राइज किया तो 2 रेज टू 9 करोगे आप, 2 रेज टू 9 करोगे। याद रखना है इस तरह से। कभी गलती होगी 30 डिग्री से 50 डिग्री किया तो क्या आएगा, 2 रेज टू 2 आएगा, सिर्फ 30 था वहां से 50 किया, मतलब 10 डिग्री 2 बार इंक्रीज किया, सो 2 रेज टू 2 करोगे। ये समझ में आना चाहिए। अभी नेक्स्ट देखो, फॉर अ रिएक्शन 2A plus B product gives then doubling initial concentration of both the reactant। ये दोनों का अगर हम
इनिशियल कंसंट्रेशन डबल करते हैं, डबल करेंगे तो रिएक्टेंट देन इंक्रीज द रेट बाय 8 टाइम्स। अगर हम दोनों का रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम इंक्रीज होता है। एंड डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी ओनली, सिर्फ बी का कंसंट्रेशन अगर डबल करेंगे तो क्या होता है, तो रेट डबल हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता करना है, द लॉ ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, द लॉ ऑफ रिएक्शन हमें पता करना है। यहाँ पे लिखे है, देखो रेट लॉ लिखे हैं, तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। सो पहला वाला जो ऑप्शन है ना, वो देख के आपको पता चलना चाहिए कि दोनों का कंसंट्रेशन मतलब ए और बी, इसको मिला के बोल दो आप एक्स, तो इसका कंसंट्रेशन अगर हमने कितना किया, डबल किया, तो चेंज कितना हो गया, 8 टाइम्स हुआ। अभी 8 टाइम्स कब हुआ होगा, यहाँ पे होगा क्यूब। इसका कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन अगर 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, उसका मतलब ये होता है कि यहाँ क्यूब होना चाहिए। ये x की जगह हमने 2 रखा तो यहाँ पे 8 मिला, उसका मतलब ये है कि ऊपर क्यूब होना चाहिए। ये हुआ टोटल रिएक्शन के लिए। सो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें मिल गया। टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 3, लेकिन इसमें A पे कितना पावर है और B पे कितना पावर है वो तो हम नहीं बोल सकते। ये 3 टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो यहाँ 2 लिखना है कि यहाँ पे, या फिर ऐसा दोनों पे 1.5 ऐसा करके 3 करना है। सो हमारे पास 3 ऑप्शंस है जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है। ऑप्शन सी तो कट कर दो, इसमें टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 1 2 हुआ, ये तो आएगा ही नहीं। तो चलो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है। अब एक रिएक्टेंट का ऑर्डर पता करना है, वो यहाँ से मिलेगा। देखो कि अगर B का कंसंट्रेशन हम क्या करते हैं, डबल करते हैं, तो रिएक्टेंट रेट डबल हुआ, सिर्फ 4 टाइम्स नहीं हो गया, 8 टाइम्स नहीं हो गया। तो याद रखो रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B रेज़ टू 1 होगा। क्यों ऐसा होगा, अगर मैं यहाँ पे 2 टाइम्स करता हो तो मुझे आंसर 2 टाइम्स ही मिलेगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो आंसर 4 टाइम्स आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखो अगर हमने कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी सिर्फ डबल हुआ, 4 टाइम्स नहीं हुआ। तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना है, रेज़ टू 1 होगा। सो मिल गया हमें आंसर, यहाँ पे 1 होगा, लेकिन टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है तो यहाँ पे लिख देना है 2। कहाँ पे है ऐसा ऑप्शन, ये रहा, देखो B, रेट इज इक्वल टू K इंटू A स्क्वायर एंड B, ब्रैकेट में लिखना है इसको भी B। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। सो ऐसे क्वेश्चंस अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेस्ड पूछते हैं तो अभी आपसे सॉल्व होने चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 800 मोलार टू 50 मोलार इन 2 × 10⁻² सेकेंड। द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज। अभी देखो यहाँ पे आपको बोल दिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पहले तो आपको रेट कांस्टेंट फाइंड करने के लिए इक्वेशन पता होना चाहिए। तो रेट कांस्टेंट का इक्वेशन है 2.303/T log concentration of reactant in initial stage and in final stage। जब आपको जो टाइम दिया होगा तब कितना कंसंट्रेशन है, तो आप लिखोगे 2.303 अपॉन टाइम है 2 × 10⁻² सेकेंड इंटू लॉग ऊपर 800 है और नीचे कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन 50 है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 16। इसको आप आगे अगर सिंप्लीफाई करो तो 2.303/2 × 10⁻²। फिर log 16 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, log 2⁻⁴। अब ये 4 आगे मल्टीप्लाई में आएगा और log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। 4 आगे आ गया और log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। तो इसको आप मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर अप्रॉक्स जो मिलेगा, मैं लिख देता हूँ 1.4 × 10⁻²। एग्जैक्ट आंसर
1.38 समथिंग होगा, बट आपको जो टिक करना है वो ये है जो इसके नज़दीक है 1.4 इंटू 10⁻²। सो देखो, अगर आपको ऐसे इक्वेशंस नहीं याद रहेंगे तो न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, इसलिए जो मैंने इक्वेशंस डिराइव करवाए थे वो इक्वेशंस याद कर लो एक बार। सो ऐसे न्यूमेरिकल इजीली होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, जिसके लिए रेट कांस्टेंट है 3 इंटू 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स रेट कांस्टेंट है ये। इफ द रेट इज 2.4 इंटू 10⁻⁵ मोलर पर सेकेंड, देन द कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5। अब आप बोलोगे सर रेट कांस्टेंट दिया और रेट ऑफ रिएक्शन दिया, उसमें से कैसे मिलेगा कंसेंट्रेशन, और हमें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी नहीं दिया। सो याद रखो, ये रेट कांस्टेंट आपको सेकेंड इनवर्स में दिया है। अभी वो टेबल जो मैंने करवाया था वो देखो, रेट कांस्टेंट सेकेंड इनवर्स कब होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो अगर क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है फर्स्ट ऑर्डर, तो आपको समझ जाना है रेट कांस्टेंट के यूनिट से। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 रेज टू 1। ये 1 इसलिए क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब हमें ये कंसेंट्रेशन फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? N2O5 इज इक्वल टू रेट अपॉन K। रेट कितना है? कहाँ गया रेट? ये रहा 2.40 इंटू 10⁻⁵, और K कितना है? 3 इंटू 10⁻⁵। सो अब आप क्या करोगे? डिवाइड करो इसको। 3 8 जार 24 होता है, ये तो कट हो गया। 3 8 जार 24 होता है, लेकिन यहाँ 2.4 है, तो आंसर आएगा 0.8। 3 इंटू 0.8 आएगा 2.4। सो ये आपने टिक किया, ठीक है, डी टिक करना है। अभी नेक्स्ट, द रिएक्शन 2NO प्लस O2 gives 2NO2, सब गैसियस रिएक्टेंट है, is of first order if the volume of reaction vessel is reduced to 1/3। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और वॉल्यूम हमने 1/3 कर दिया। आपको पता है वॉल्यूम कम करते हैं तो कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है, तो वॉल्यूम अगर 3 टाइम कम कर दिया तो कंसेंट्रेशन 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ। अब कंसेंट्रेशन 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ और रेट प्रोपोर्शनल होता है कंसेंट्रेशन के, और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब यहाँ 1 है। सो अगर आप अंदर 3 टाइम इंक्रीज करोगे कंसेंट्रेशन को, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 टाइम इंक्रीज होगा। सो आप टिक करोगे ऑप्शन सी। अच्छा, अगर यहाँ सेकेंड ऑर्डर लिखा होता तो आप यहाँ पे जो रेट कंसेंट्रेशन है वो जब 3 टाइम इंक्रीज करते तो यहाँ पे पावर हो जाता 2, तो 3⁻², 9 आंसर आता। अगर यहाँ सेकेंड ऑर्डर होता तो आपका आंसर क्या आता? 3 टाइम वॉल्यूम कम करने से कंसेंट्रेशन 3 टाइम इंक्रीज होता, तो कंसेंट्रेशन 3 टाइम्स इंक्रीज होता तो उसका स्क्वायर करते अगर सेकेंड ऑर्डर है तो आंसर आ जाता 9 टाइम्स। अभी फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए आंसर आएगा 3 टाइम्स। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज 6.2 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। द हाफ लाइफ इन सेकेंड इज, हाफ लाइफ फाइंड करना है। अब यहाँ पे भी आप बोलोगे सर हाफ लाइफ कौन सा लेंगे? T हाफ इज इक्वल टू R0/2 के इक्वेशन रखना है या 0.693 अपॉन K, कौन सा इक्वेशन रखना है? आप देखो यहाँ पे रेट कांस्टेंट दिया है सेकेंड इनवर्स में, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर है, और फर्स्ट ऑर्डर है तो उसके लिए इक्वेशन होता है T1/2 0.693 अपॉन K, और K का वैल्यू हमारे पास है, तो 0.693 अपॉन 6.2 इंटू 10⁻⁴। अगर ये आप डिवीजन करोगे तो आंसर होगा ये सेकेंड में 1117.7। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट। ओके, आपको हाफ लाइफ मिल गया, कितना है? 10 मिनट। अब क्या दिया है? इफ इनिशियल अमाउंट इज 0.08। ओके, आर नॉट पता है आपको, 0.08 है, एंड कंसेंट्रेशन एट सम इंस्टेंट इज, मतलब कुछ टाइम के बाद कंसेंट्रेशन 0.01 है,
तो आपको वो टाइम फाइंड करना है। वो टाइम कितना होगा? आपके पास दो मेथड है। पहला मेथड है ये इक्वेशन यूज करो। ये इक्वेशन में आप इनिशियल कंसंट्रेशन लिख दो 0.08 और हाफ लाइफ लिखो 10, और हाफ लाइफ 10 लिखा तो फाइनल कंसंट्रेशन 0.08 का क्या हो जाएगा? आधा, 0.04 लिखो। सो आपको K मिलेगा। फिर आप क्या करोगे? वो K को यूज करोगे टाइम फाइंड करने के लिए। R0 लिखोगे 0.08 और RT लिखोगे 0.01, तो आपको टाइम मिल जाएगा। बट ये नहीं लगता थोड़ा लेंथी प्रोसेस है? 1 मिनट में जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, जो MCQ को सॉल्व करना है, उसके लिए लेंथी प्रोसेस होगा। सो मैं आपको सिखाता हूँ इजी प्रोसेस। हाफ लाइफ है 10 मिनट, कंसंट्रेशन करना है इतना, उसके लिए टाइम कितना लगेगा? तो आप ऐसा करो, 0.08 में से 0.04 करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। वापस 0.04 से 0.02, क्योंकि हाफ लाइफ करना है तो जो है उसका हाफ करो, जो है उसका हाफ करो, तो फिर से 10 मिनट लगेगा। 0.02 से वापस उसका हाफ करो 0.01 और 10 मिनट लगेगा। जो कंसंट्रेशन चाहिए था वो आ गया। तो 0.08 से 0.01 करने के लिए 3 बार आपको डिक्रीज करना पड़ा कंसंट्रेशन, मतलब 30 मिनट्स लगेंगे। 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट। एक बार देख लो, ये इतना सिंपल है। मुझे नहीं लगता हमें 20 या 25 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लगा। तो इस तरह से आपको MCQ सॉल्व करने होंगे। तो कंसेप्ट डेवलप करो, वर्कशीट है नीचे डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करो और उसका प्रैक्टिस करो। अब कोलिजन थ्योरी और आर्हेनियस इक्वेशन बेस्ड MCQ पूछते हैं तो वो कैसे सॉल्व करेंगे उसका प्रैक्टिस करते हैं। सो पहला क्वेश्चन यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट इज इन अकॉर्डेंस विथ आर्हेनियस इक्वेशन। तो इसके लिए पहले आपको आर्हेनियस इक्वेशन पता होना चाहिए, जो कुछ इस तरह से है, log K इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो y एक्सिस पे क्या रखना चाहिए? log K, और x एक्सिस पे क्या रखना चाहिए? 1 अपॉन T। सो 1 अपॉन T को x एक्सिस पे कहाँ रखा है? 2 ऑप्शन में। log K को y एक्सिस पे कहाँ रखा है? 3 ऑप्शन में। लेकिन हमारे लिए दोनों कहाँ पे है? सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे ये दोनों है, और आपको स्लोप भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो K अपॉन 1, K वर्सेस 1 अपॉन T नहीं आएगा, ये log K वर्सेस 1 अपॉन T प्लॉट करना है तो आपको वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। नेक्स्ट है, फॉर रिएक्शन EA इक्वल टू 0 है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी 0 है। याद रखिए एक्टिवेशन एनर्जी 0 दिया है। इसके लिए रेट कांस्टेंट ये है 3.2 into 10⁶। At 300 Kelvin, what is the value of the rate constant at 310 Kelvin? तो 310 Kelvin टेम्परेचर करोगे तब रेट कांस्टेंट क्या होगा? अब उसके लिए आप इक्वेशन लिखने लगोगे, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इन द ब्रैकेट T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। कितना बड़ा इक्वेशन है, ये नहीं रखना है, क्योंकि आपने इक्वेशन में देखा राइट साइड मैंने लिखा था EA एक्टिवेशन एनर्जी जो 0 है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 है तो log K2 इक्वल टू log K1 हो जाएगा। तो log K2 इक्वल टू log K1 का मतलब है K2 इक्वल टू K1। तो रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होगा अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 है। सो याद रखो, आप टिक करके आओगे, जो ये है वो एज इट इज, ये टिक करके आओगे। अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होता है कि टेम्परेचर 10 टाइम इंक्रीज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, तो रेट कांस्टेंट टिक करके आते हैं ये, लेकिन ये गलत है। अगर आप ये टिक करके आओगे तो ये गलत है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी 0 है, तो रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। ध्यान दो, अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द कांस्टेंट इज डबल्ड व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। कौन सा कांस्टेंट है यहाँ पे? रेट कांस्टेंट की बात है, तो वो डबल हो गया है।
मतलब आपका जो रेशियो है K2/K1 ये डबल हो गया, ठीक है। जब टेम्परेचर में इतना इंक्रीज हुआ, T1 27 है जिसमें आप 273 ऐड करो तो 300 हो जाएगा, और उसी तरह T2 37 है, 273 ऐड करो 310 होगा। अब आपको क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करना है। उसके लिए आप इक्वेशन लिखोगे log K2/K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303, क्योंकि ये आंसर जूल में, किलो जूल में लाना है तो आप आर की जो वैल्यू रखोगे अभी जूल में रखो, बाद में हम किलो जूल में ओवरऑल आंसर को कन्वर्ट कर लेंगे। इनटू क्या होगा, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा 310 माइनस 300, और नीचे होगा मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी को एज इट इज रखो, log 2 इसका वैल्यू होता है 0.3010 ऐसा भी बोल सकते हो। log 2 का वैल्यू, क्योंकि K2/K1 क्या है 2 है, सो वो आप यहां रखोगे। एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करना है, बाकी सारी चीजें आप यहां ऊपर मल्टीप्लाई में लेके आ जाओ। ये क्या हो जाएगा, नीचे आएगा तो 10 हो जाएगा, और ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, दैट इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ये सब कुछ मल्टीप्लाई करो तो एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगा, जो अप्रोक्स आपको कितना मिलेगा वो याद रख लो, 53548। ये इतना जूल में मिलेगा आंसर। आराम से मल्टीप्लाई करो, हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले से मल्टीप्लाई करके रखा है। आप चेक करो इतना आता है कि नहीं, कुछ गलती है तो थोड़ा इंटीमेट करो कमेंट में, वरना आप देख लो इतना आंसर है, इतना जूल में है। आपको आंसर चाहिए किलो जूल में, तो किलो जूल में आप कन्वर्ट करो इसको, तो 53.5। अब ऐसा कहां पे है, नहीं है, तो क्या रॉन्ग है कैलकुलेशन, नजदीक का आंसर टिक करके आना है। 53.54 है तो नजदीक का आंसर है 54, ठीक है, तो वो टिक करके आओगे। नेक्स्ट, an endothermic reaction with high activation energy for the forward reaction is given by diagram। बोलो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसके लिए डायग्राम क्या होगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी का जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था वहां पे मैंने आपको क्लियरली कहा था, अगर प्रोडक्ट का एंथैल्पी रिएक्टेंट एंथैल्पी से कम हो गया वो एक्सोथर्मिक है, और अगर प्रोडक्ट का एंथैल्पी रिएक्टेंट से ऊपर है मतलब वो एंडोथर्मिक है, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो ऐसा कहां पे है, ये तो इक्वल है ना, तो यहाँ पे ना तो एंडोथर्मिक ना तो एक्सोथर्मिक। ये प्रोडक्ट ने इतना एनर्जी रिलीज किया, रिएक्टेंट का एनर्जी था उसकी कंपेयर में इतना रिलीज किया, तो ये तो एक्सोथर्मिक है, ठीक है। यहां पे उसने एब्जॉर्ब किया, ओके, तो ये एंडोथर्मिक है। यहां पे भी उसने इतना एब्जॉर्ब किया, तो ये भी एंडोथर्मिक है। लेकिन दो ऑप्शन तो टिक नहीं कर सकते, तो इसलिए यहां पे लिखा है हाई एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये दोनों में हाई एक्टिवेशन एनर्जी किसका है, देखो ये यहां पे है, ये यहां पे है, वो कम है, थोड़ा नीचे है, तो आप ये टिक करोगे। इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है और एक्टिवेशन एनर्जी देखो हाई एक्टिवेशन एनर्जी है, यहां पे कम है, एक्टिवेशन एनर्जी लो है, तो आपको ये टिक करना है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वैल्यू। यहां पे मैंने कुछ एनर्जीज दिए हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब क्या होता है, ये टोटल एनर्जी इतना, थ्रेशोल्ड एनर्जी। फिर एक्टिवेशन एनर्जी मतलब ये जो रिएक्टेंट एनर्जी है और थ्रेशोल्ड है इसके बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और रिएक्टेंट एनर्जी या रिएक्शन एनर्जी मतलब इतना एनर्जी, इतना रिएक्टेंट तक का जीरो से। कॉलिजन एनर्जी मतलब कॉलिजन के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो। सो यहां पे आप देखो तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है, ये मैंने थियोरी में भी कहा था। सो याद रखो आप ये टिक करोगे। तो एमसीक्यूज का प्रैक्टिस इस तरह से करो, मैंने पहले भी कहा था फिर से बोल रहा हूं, इसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो डिस्क्रिप्शन में वर्कशीट है, उसको डाउनलोड करो और पूरा वर्कशीट सॉल्व करो।